तो हेलो गाइस, ये वीडियो होने वाली है बिकम इमॉर्टल एपिसोड 1 पर। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बैकग्राउंड बताता है। हेवन में 3 साल कैलामिटीज और पृथ्वी पर 500 साल। मेरी कमर की तलवार बिजली के बोल्ट से ढकी हुई थी। भट्टी से निकलने वाले धुएं के साथ मैंने अपने सफेद एंटीलोप पर महान समुद्रों की यात्रा की और मैंने अपनी ग्रीन हाउस के साथ आकाश में ट्रेवल की। और ये छोटे छोटे कार्य और चाल है, कोई किसी को नहीं सिखाएगा कि मैं एक भगवान हूँ और ये यूनिवर्स असीम है और इसके भीतर हमारी दुनिया एक बड़ी नदी के सामने कंकर से भी छोटा है। इनफिनिटी और एंडलेस। फिर हमें हमारी पृथ्वी को दिखाया जाता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है और इस लैब के अंदर हम हमारे एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ रिसर्च कर रहा था। इसका नाम फेंग ये है जो एक सीनियर रिसर्चर है और फेंग जिस बीट पर वो बीट उसके परिवार का एक विरासत है। और फेंग ने जब देखा था कि उस बीट से रेयर मैग्नेटिक एनर्जी निकल रहा था तो उसे देख के फेंग ने इस बीट को अपने साथ लैब में लेकर आ गया था ताकि वो इसका जांच अच्छे से कर सके। फिर हम देखते कि उस बीट से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा था। तब फेंग कहता है कि मैंने ऐसा उम्मीद कभी नहीं किया था कि जैसे ही टेस्ट खत्म होने वाला था ये बीट अचानक से इतना ज्यादा बदल जाएगा। फिर हम देखते कि उस बीट से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा था और उस एनर्जी के कारण वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर और लैपटॉप थी सभी टूटने लगते हैं। तब फेंग कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। तब फेंग का साथी फेंग को बताता है कि एनर्जी डिटेक्टर हमें यही दिखा रहा है कि इस बीट की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण ये जल्द ही यहाँ पर एक्सप्लोड हो जाएगा। और वो फेंग को वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए बोलता है और कहता है कि हमारे यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हम इसे ठीक नहीं कर सकते। तब फेंग उसे बताता है कि मैं इसे बर्बाद नहीं होने दे सकता क्योंकि ये मेरे फैमिली का विरासत है, मुझे इसे किसी भी करके ले जाना ही होगा। फिर वो उस बीट की तरफ बढ़ने लगता है और फेंग जैसे ही उस बीट को पकड़ता है उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा था और वो उस एनर्जी को देख के कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह है क्या। और उस बीट की एनर्जी बढ़ने के कारण फेंग के सारे कपड़े फट जाते हैं और वो दर्द के मारे वहाँ पर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हम देखते कि उस बिल्डिंग में एक ब्लास्ट होता है। उस धमाके की वजह से उस बीट में क्रैक आ गया था और वहाँ पर आग लग चुकी थी। तब फेंग कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि एक पर्सन अपनी आंखों को खोलता है और ये और कोई नहीं फेंग ही था। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और फेंग को लग रहा था कि वो किसी हॉस्पिटल में है और हम देखते कि वो बीट फेंग के हाथों में ही था। तब फेंग उस बेड से उठकर अपनी बालकनी में जाता है। फिर फेंग वहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जितने भी घर थे सभी एशियन टाइम का आर्किटेक्चर है और वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं कहाँ पर आ गया। और वो सोच रहा था कि मैं दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर चुका हूँ। उस बीट को देख के अपने मन में सोच रहा था कि ये बीट अभी भी मेरे पास ही है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। और ये हॉस्पिटल इतना ज्यादा अजीब क्यों दिख रहा है, यहाँ पर चाइनीज सब कुछ एशियन टाइम का आर्किटेक्चर है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बाहर देखना चाहिए। इसके बाद वो बाहर जाने के लिए अपने रूम का दरवाजा खोल लेता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर मैं सच में दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। फिर फेंग भी उस बीट को देख के समझ जाता है कि हो ना हो इस बीट के पावर की वजह से उसने दूसरी दुनिया में ट्रेवल किया था। फिर फेंग को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है और वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे मौत के बाद मेरी सोल दूसरी बॉडी में आ गया है। फिर वो अपने आप को आईने में देखता है और अब कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब यादें इस बॉडी के ओनर का है लेकिन इसकी याद इतनी क्लियर नहीं है। फिर फेंग को याद आने लगता है कि इस बॉडी का ओनर का नाम भी फेंग ही है और ये नोबल फैमिली का लड़का है। मुझे इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं आ रहा है और मुझे लगता है उस धमाके में मरने के बाद मैं इस दुनिया में ट्रेवल किया हूँ। फिर वो अपने आप को आईने में देखते हुए कहता है कि मैं पुरानी लाइफ में तो मर चुका हूँ, इसलिए मुझे इस लाइफ को और भी अच्छे से जीना होगा। फिर वो अपने आप को शीशे में ध्यान से देखने लगता है और कहता है कि ये आदमी भी सुंदर है लेकिन पुराने लाइफ में मैं इससे भी ज्यादा खूबसूरत था। फेंग वहाँ पर ये सब सोच ही रहा था तभी वहाँ पर बर्तन गिरने की आवाज आता है। तब फेंग पीछे मुड़ते हुए कहता है कि तुम कौन हो। फिर हम देखते कि वो फेंग की मैड लिनर थी। तब लिनर कहती है कि यंग मास्टर आप फाइनली उठ गए हैं। जिस सुनकर फेंग लिनर को कहता है कि कौन तुम्हारा मास्टर है। तब फेंग लिनर को बताती है यंग मास्टर आप पिछले 3 महीने से बेहोश थे। तब फेंग कहता है क्या 3 महीने, आखिरकार मेरे साथ क्या होता, तुम कौन हो। तब लिनर कहती है कि मैं यंग मास्टर आपको कुछ भी याद नहीं है, क्या आप मुझे नहीं पहचान सकते। इस पर फेंग उससे पूछता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। तब लिनर फेंग को बताती है आप 3 महीने पहले अकेले ही आप गार्डन में टहलने के लिए गए थे, तभी अचानक से आपके सर के ऊपर एक फूलदान गिर गया था। जब तक वहाँ पर लोग पहुँचते उससे पहले ही आप वहाँ पर बेहोश हो गए थे। फिर मास्टर और मैडम ने आपके जाँच के लिए बहुत से डॉक्टर को बुलाया लेकिन उनमें से कोई भी आपको ठीक नहीं कर पाया और आज जाके आप अपने आप ही जग गए। फिर फेंग भी अपने मन में सोचता है कि ये आदमी आखिरकार इतनी लापरवाही से कैसे मर सकता है। तब लिनर फेंग से पूछती है कि यंग मास्टर आप क्या सच में मुझे भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आपकी मेड सर्वन हूँ। तब फेंग लिनर को कहती है कि मुझे लगता है मेरे सर का चोट बहुत ही गहरा है इसीलिए मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। जिस पर लिनर कहती है यंग मास्टर कि मेरा नाम लिन है और आमतौर पर आप मुझे लिनर कहकर पुकारते थे, प्लीज आप मुझे मत भूलिएगा। ये सुनकर फेंग सिर्फ हूँ करता है और उसकी नज़र तो कहीं और ही थी। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारे यहाँ पर खत्म होता है। गाइस मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए आप लाइक करना ना भूलें।